अपने बेटे को सामने देखकर जानकी जी की बुझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठ गई। आर्यन, बेटा, तू? आर्यन हक्का बक्का खड़ा था। वह जो शान दिखाने आया था, वह घमंड, वह अकद्ध, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लडक धाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी ये हालत, ये क्या हो गया? आप तो भैया के पास थी ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? जानकी जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। नेहा, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने जानकी जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें? पूछो माँ जी से, और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बद्दे भाई के दरवाजे पर छोड़ आया था, और फिर कभी पलटकर यह भी नहीं पूछा कि वह जिंदा भी है या मर गई। नेहा के शब्द आर्यन को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वह वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अपनी माँ के सूखे झुर्रियों भरे हाथ को थामे हुए था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, बोलो ना, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज सुनकर जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया। जब तू चला गया तो मुझे लगा था, चलो एक नहीं दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थीं। एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया, बोला, माँ चलो आज तुम्हें मंदिर घुमा कर लाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बद्दी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, माँ अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, और उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा बेटा, एक बार भी नहीं। वो वृद्धाश्रम था आर्यन, जानकी जी ने सिसकते हुए कहा। नाम का आश्रम, पर था नर्क से भी बदतर। मैं एक रात चुपचाप वहां से भाग निकली। सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर नेहा ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। जब चेहरा पहचान में आया, मेरे होश उड़ गए। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीनों से वह यहीं है मेरे साथ। सारी कहानी सुनकर आर्यन का दिमाग शून्य हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़ चलना सिखाया, आज वही माँ सदकों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। आर्यन का सिर शर्म और ग्लानि के बोझ से झुका हुआ था। ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नेहा? ने एक फोन क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में एक शिकायत थी। नेहा ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। याद करो, तुम्हें फोन किया था, एक नहीं कई बार किया था। हर बार तुम्हारा फोन या तो व्यस्त था या तुमने उठाया नहीं, या फिर उठाकर मैं बिजी हूं कहकर काट दिया। आर्यन, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मग्न थे, तुमने कभी पलट कर नहीं देखा। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही नजरों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। अभी जानकी जी ने कमजोर आवाज में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे पैदा किए। जानकी जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसे तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। इसने दिन रात मेरी सेवा की है। जो एक सगी बेटी भी ना कर पाए, वो सब मेरी इस बहू ने किया है। अभी नेहा बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ जी, मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी हैं। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ा देती? यह सुनकर आर्यन का दिल जैसे फट पड़ा। वह औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्जाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकद्दाच, उसका सारा वजूद आज नेहा के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। प्रायश्चित और नया मौद्दा, कमरे में फिर वही भारी बोझिल खामोशी छा गई।
इस खामोशी को तौधा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आ जाऊं दीदी? एक जानी पहचानी आवाज थी। आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर विक्रम खद्दा था। वही विक्रम जिसे देखकर 1 साल पहले आर्यन ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। विक्रम के जाने के बाद नेहा भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो माँ जी के पास। आर्या अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर जानकी जी बोली, जानता है नेहा कौन है? हीरा है बेटा, कोहिनूर हीरा। और तू वह अभागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया। चुप कर। जानकी जी की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और विक्रम, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वह उसका भाई है। एक मुंह बोला भाई। जिस लड़डचकी का अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे, क्या गलत था इसमें? अगले 2 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आर्यन रोज सुबह आता और शाम तक अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। वह न ज्यादा बोलता, न किसी काम में दखल देता। वह नेहा के घर में एक अजनबी की तरह रहता। नेहा भी चुपचाप ये सब देखती रहती। उन दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी थी। एक दिन जब आर्यन माँ के कमरे में था, नेहा उसके लिए चाय लेकर आई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पूछा, मुंबई वापस नहीं जाना? मैं काम होगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले ली है। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने कहा। जरूरत है नेहा, आर्यन ने कहा। बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। नेहा को पहली बार लगा कि आर्यन सच में बदल रहा है। अगली सुबह आर्यन ने हिम्मत जुटाई और विक्रम को आवाज दी। विक्रम, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रवि, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा नेहा और मेरी माँ के साथ अड़ी रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर देना। फिर वह नेहा की तरफ मुद्दा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और नेहा, मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वह दिन नहीं भूली हूँ जब तुमने भरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा। अब आर्यन एफएफ की कर्रो पड़े था। मैं जानता हूं तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुंचाई, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो नेहा। मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे दो। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूं। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। नेहा पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसने आर्यन का हाथ पकड़ डीएच कर उसे उठाया। आर्यन, जो जख्म तुमने दिए हैं वह बहुत गहरे हैं। उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। आधी रात को आर्यन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नेहा का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। आर्यन, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, और हर इंसान को भी। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन एक शर्त है, नेहा ने कहा। यह रिश्ता अब बराबरी का होगा। आर्यन, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत। तुम मेरी उड़ान को नहीं रोकोगे। मंजूर है, हमेशा के लिए मंजूर है नेहा। मैं आज ही अपना ट्रांसफर पुणे करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमन माँ के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा बाहर आई तो देखा दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थीं। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वह नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए नेहा ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती हैं। और सच्चा प्यार
वह तो राख में से भी उठकर जिंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। दोस्तों, अंत में नेहा और आर्यन ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय परकश को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।